फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एजुकेशन की सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं और हमारा जो कारवां है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज हम आ चुके हैं 8वें एपिसोड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि और एग्रीकल्चर साइंसेस पर हम बात करने के लिए आ चुके हैं एक ऐसे पर्टिकुलर कॉलेज में, देहरादून के एक रेपुटेड कॉलेज में, जहाँ पर आपको जो एक्सपर्ट हैं वो आपको जानकारी देंगे कि एग्रीकल्चर कृषि क्या है और इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, और आने वाले टाइम पर हम लोग कृषि से किन किन फील्ड में अपने जो प्लेसमेंट हैं वो ले सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स को करने के बाद कि जहां पर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, बात करते हैं उनसे जानते हैं, उनसे जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर आप 12th पास आउट होने के बाद एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आने वाले टाइम पर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और किन किन फील्ड में आप जा सकते हैं, किस तरह का आपका पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है वो कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, आपके जो एक्सपर्ट हैं जो आपको जो जानकारी देंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की आपकी लैबें होती हैं, आपकी जो पॉली हाउस के अंदर किस तरह से आप अपने जो प्लांट्स हैं उसको किस तरह से तैयार करते हैं। उन सारे सेगमेंट को हम कवर करेंगे और चलते हैं दोस्तों हमारे एक्सपर्ट के पास, उनसे बात करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में एग्रीकल्चर साइंसेस पर। पॉली हाउस का बीएससी एग्रीकल्चर के जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या महत्वपूर्ण रोल है सर? डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब में। पवार जी, जो पॉली हाउस हमारा है जी सर, इसका जो बच्चों को हम इसमें शुरू से ही सिखाते हैं। जैसे कि बच्चा हमारा 12th पास करके आता है, 12वीं पास करके जब बच्चा आता है तो कृषि के बारे में उसको इतना जानकारी नहीं होती है, उसको हम बेसिक लेवल से बताते हैं। जी। हम खेती बाड़ी जो है हम दो परिस्थितियों में कर सकते हैं। एक तो सामान्य परिस्थितियों में करते हैं जो किसान लोग कर रहे हैं, ओपन फील्ड में करते हैं, और दूसरा ये है कि हमको एक नियंत्रित वातावरण में करते हैं जिसमें वर्षा हमारे हाथ में रहती है, टेम्परेचर भी कहीं हद तक हमारे हाथ में रहता है, और हम इसमें कीड़े मकोड़े जो बीमारियां आती हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उनको बच्चों को इसका जो सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि पॉली हाउस का सिद्धांत ये है कि हम जो है अपनी आय को जो है सुनिश्चित कैसे करें, क्योंकि आज की डेट में फार्मर की आय सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ओपन वातावरण में वो खेती करता है जिसमें ओला गिर जाता है, कभी वर्षा हो जाती है, कभी जानवर आ जाते हैं, कभी बीमारी लग जाती है, तो बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है लास्ट में जाके। अब फार्मर की हम पूरी इनकम को अगर हम सुनिश्चित नहीं कर सकते तो हम कुछ हद तक उसको कॉन्सेप्ट देते हैं, बताते हैं कि आप अपना फार्म के साथ साथ में आप अपना आधा एकड़ का या जितना भी संभव हो, सरकार इसके लिए उनको सहायता भी देती है कि जिसके लिए हमारे जो बीएससी एग्री के स्टूडेंट जाएंगे ये एज ए सुपरवाइजर काम करेंगे, तो उनको हम सिखाते हैं कि पॉली हाउस में हम जो है नियंत्रित वातावरण में हम सब्जियों को सीजन से कम 1 महीने पहले हम उत्पादित कर सकते हैं। 1 महीने पहले हमारी सब्जी अगर मार्केट में जाएगी तो प्राइस भी उसका ड्योड़ा मिलता है, और जब मार्केट में कहीं सब्जी नहीं होगी तब हमारा पॉली हाउस है, जो नियंत्रित वातावरण में सब्जियां हुई हैं, उनको वो किसान जो है जब मार्केट लेके जाएगा तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमको अच्छा प्राइस मिले और सुनिश्चित प्राइस मिले। तो खेती में जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, इसमें थोड़ा जो इसका कमजोरी है कि निश्चित प्राइस और निश्चित उत्पादन ये नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारा जो पॉली हाउस का सिद्धांत है बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे बीएससी के जो आप बता कर रहे हैं, बच्चों को क्या बताते हैं, बच्चों को हम इसमें सीजन की जो सब्जियां हैं, इस पॉली हाउस में हर सब्जी का एक बेड बनाते हैं, और बच्चे खुद इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि हमको सीजन की 4 से 5 सब्जियां, क्योंकि हम पॉली हाउस में वैसी फसल नहीं उगाते, गेहूं धान मक्का नहीं उगाते, पॉली हाउस में हम सब्जियां हैं, फूल की खेती है, ये सब उगाते हैं जो थोड़ी महंगी है। जैसे हमारा देखिए गेंदा लगवाया है, ये बच्चों ने ही इसको लगाया है, और इसका मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस है। दीपावली के टाइम पर ये 150 रुपए किलो तक मिला है फार्मर को। इससे जब बच्चे हमारे इसको पैदा करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली उनको ये सिखाना है कि हम पैदा भी हम ही को करना है और मार्केट भी हमको ही करना है, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन भी करना है कि इसमें कितना हमारी लागत आई और कितना हमको इससे लाभ प्राप्त हुआ। और जब लाभ प्राप्त होगा तो यही बच्चे जाकर के जब ग्रेजुएशन करेंगे तो फार्मर को जाकर के मोटिवेट करेंगे, भाई आपको भले ही लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि आप ओपन में कर रहे हैं, अगर आप अपना छोटा सा हिस्सा जमीन का अगर आप एक नियंत्रित वातावरण, जिसको पॉली हाउस कहते हैं, जब सरकार सहायता भी देती है, उसमें करें तो हो सकता है कि आपका जितना 2 एकड़ में पैदा नहीं हो रहा, 3 एकड़ में पैदा नहीं हो रहा खुले वातावरण में, वो आप जो 1000 वर्ग गज में पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर आपने एक पॉली हाउस बनाया हुआ है जी, इस एरिया के अंदर आपने काफी सारी सब्जियां आपने अलग अलग प्रकार की उगाई हुई हैं सर जी। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, क्या कैसे मतलब ये प्रैक्टिकल बेसिस पे आपने करा हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए? हाँ जी, थोड़े सब्जियां भी आपने अलग अलग। इसमें सब्जियां जो है
अभी हमने हमारे इसमें ब्रोकली लगा हुआ है जी, जो जी। कभी मार्केट में आने वाला है, थोड़ी टाइम में तैयार होकर आ जाएगा। अच्छा सर। कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली। सर थोड़ा एक बार आप। और ये जो है हमारा जो गेंदा का ये टोमेटो है। अच्छा ये टोमेटो है सर। टोमेटो में अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि टोमेटो गिर जाता है। अच्छा तो सर। पहले फार्मर इसमें लकड़ी से स्टिकिंग करता था, जी जी जी। और लकड़ी में दीमक लग जाना, बिल्कुल सर। दीमक जब लगेगा तो लकड़ी पूरा इसको नीचे गिर जाएगा। जब टमाटर नीचे गिरेगा सब ये इसका टमाटर की क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी जो मार्केट में अच्छे टमाटर के कंपेयर में 10 से 12 रुपए केजी कम में जाएगा। कम में जाएगा। अब ये हमारा टमाटर में हमने क्लिपिंग लगाया, इसे प्लांट भी डैमेज नहीं होता है, सब स्टूडेंट ने किया है, एक सपोर्ट दे दिया सर। सपोर्ट दे दिया, और ये वहां तक इसको पूरा सपोर्ट है। इसमें फ्लावरिंग है, इसका देखिए टोमेटो ये आ रहे। अगर ये क्लिपिंग नहीं किया होता तो ये टोमेटो नीचे जमीन में लगा होता, मिट्टी में होता। जैसे ही सॉइल के टच में आएगा इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जी जी अब ऐसे हमने इसको स्टिकिंग किया है, जी जी जी। तो क्लिपिंग किया है, और ये पूरी रो सर आपने ये पूरी रो ये बच्चों ने किया है। जी। और अब इसका जैसे फ्लावरिंग हो रहा है, जी। अभी देखिए अब कितने सारे टमाटर इसमें लग रहे हैं, ये गुच्छों में आएंगे। ये गुच्छों में आएंगे। एक एक टमाटर का इसमें उसको रेट मिलना है फार्मर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फील्ड में इतना बड़ा पौधा भी नहीं हो सकता है, जी 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 क्योंकि फील्ड में पौधे को अगर सपोर्ट आप देंगे नहीं तो इतना बड़ा नहीं होगा। जी। क्योंकि इसको हमने सपोर्ट दिया तो इसकी हाइट देखिए हमारे हाइट के बराबर जा रहा है। जी। एक टमाटर का पौधा कम से कम मान लीजिए 10 से 12 केजी टमाटर निकालेगा। अच्छा सर। यस, इतना इसकी कैपेसिटी है सर। हाँ, एक पौधे और भी इससे ज्यादा कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी ये एक दो टूट इसकी तोड़ाई होंगी, मिनिमम। तो इसको तोड़ने के बाद इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी बहुत अच्छी निकलेगी इसकी। जी 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 जी। ये देखिए सब निकल आगे, हम इनको भी सपोर्ट देने वाले हैं। एक क्लिप आएगा जी। और यहाँ लगेगा इसमें, अभी इसका दूसरी स्टिकिंग होना है। अच्छा, अच्छा। ये फर्स्ट स्टिकिंग है, ठीक है, इससे ऊपर टमाटर जा रहा है। इसके बाद इसकी ब्रांच इतनी बड़ा हो रहा है, जैसे हमको सेकंड स्टिकिंग करना है। जी, जी। ये ऊपर से आएगी और यहाँ पर एक क्लिप लगेगी और इसको ऐसे टांग देंगे। बिल्कुल। जैसे कठपुतली देखा ना, उसके हर उसमें, जी जी जी। हाँ, वो उसमें लगाते हैं। इस तरह हर टमाटर के चारों तरफ से क्लिपिंग जाएगी, ताकि सर उसको एक बैलेंसेबल सपोर्ट यस। मिले। 10 केजी तो मिनिमम बता रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो ये सोलेनेसी फैमिली का है। जी। ये आपको 3-4 महीने तक आराम से तोड़ती रही, हर 15 दिन पर आपको फसल 10 दिन पर निकालते रहेगा आराम से। ये एक बढ़िया आइडिया है सर। हाँ, ये इसमें जब हमारा स्टूडेंट इंटर पास करके आया है जी तो वो सब इसको नया लग रहा है, अभी वो सीखेगा। और यहाँ पर 1-2 साल नहीं, 4 से 5 साल बच्चा रहता है जी जी जी। और पूरा सीख के जाता है। जी, जी। खुद करके सीखने में और दूसरे से सुन के सीखने में या किताब से पढ़ के सीखने में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है सर। जब हम इसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे जी तो फार्मर तो प्रैक्टिकल होगा, हमारा बच्चा भी प्रैक्टिकली होगा। जी जी। और जब प्रैक्टिकल व्यक्ति है, प्रैक्टिकल व्यक्ति को समझाता है तो उसके समझ में अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें बीमारी बच्चा पहचानेगा, इसमें कौन सा बीमारी लगा है, जी। अगर नहीं लगा तो स्वस्थ पौधा है, जी इस बीमारी में क्या उपचार करेंगे। जी। इसके लिए हमारे सब विषय के अलग अलग विशेषज्ञ टीचर हैं। बिल्कुल सर। पैथोलॉजी का टीचर अलग है, इंसेक्ट का टीचर अलग है, प्लांट में कैसे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का सब क्रॉप है, आपका सब वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सब ऑलरिकल्चर में आता है, वेजिटेबल साइंस में, ये फ्लोरिकल्चर में आता है। तो फूलों की खेती बच्चों को इसके तरफ भी हमको मोटिवेट करना है। जी, क्योंकि फ्लावर्स का भी काफी सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि पॉली हाउस में आपको वो सब्जी उगानी है जी। और फूल उगाना है जिसकी मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा है। अच्छा, 200-300 रुपए केजी से कम की चीज उगाना प्रॉफिटेबल नहीं है पॉली हाउस। जी जी जी। 150 से ऊपर स्टार्ट करेंगे। सर हमारे दिमाग में ये भी आता है कि अगर जी। बच्चा ये पाठ्यक्रम आपके पास 4 साल का यहाँ जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है 4 साल अगर का। उसको करता है जी तो उसके बाद सर उसको प्लेसमेंट के जो ऑप्शंस हैं बच्चे Yes, के पास yes. खासकर क्योंकि काउंसलिंग में जब भी हम जाते हैं सर जी जी तो बच्चा सेकंड क्वेश्चन ये करता है कि अगर मैंने ये कोर्स कर लिया है तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जॉब के खास करके। यस, जॉब का ऑप्शन बच्चे के पास मल्टी ऑप्शंस हैं। जी सर, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड बेस्ड सेक्टर है, बिल्कुल। यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी में ह्यूज जॉब है। जी 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 चाहे आपकी दवा की जितनी कंपनियां हैं, जी। जिसको एग्रोकेमिकल्स कंपनी बोलते हैं, जी जी जी। इंसेक्टिसाइड की कंपनियां, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और वीडिसाइड एग्रोकेमिकल्स की कंपनियों में डायरेक्ट बच्चे का डायरेक्ट यूजी के बाद प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एज ए सेल्स ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, और वो लास्ट तक जीएम मार्केटिंग तक जाता जी, है। अंदर मार्केट पे गया। फर्टिलाइजर कंपनियां टोटल एग्रीकल्चर से बच्चों को लेती हैं, जी सीड कंपनियां टोटल एग्रीकल्चर से बच्चों को लेती हैं, जी जी जी। और आपका जितना भी हमारा पेस्टिसाइड की कंपनियां वो बीएससी एग्रीकल्चर बच्चों को ही लेती है। अच्छा सर, दूसरा ये है कि बच्चा अगर बीएससी एजी कर लिया है, अगर वो उसको जॉब नहीं भी करना है अच्छा तो उसको सरकार से लाइसेंस मिलेगा, अच्छा। सीड स्टोर जी 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 जी। सेल लाइसेंस मिलेगा उसको बिजनेस करने के लिए। जैसे कि आपका पेस्टिसाइड का लाइसेंस मिल गया, आप पेस्टिसाइड सेल कर सकते हैं जी, मार्केट जी। में। अब ऐसा हर आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए बीएससी एजी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर आपको सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अगर आपको बिजनेस करना है, अपना शॉप चलाना है, जी, तो आपको बीएससी एजी मिनिमम चाहिए। कहिए। अपना काम कर सकते हो। गवर्नमेंट में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जी। हैं सभी में एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को लिया जाता है। अच्छा अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जी। पशुपालन विभाग है, सब एग्रीकल्चर से जाता है। आपको ये मान के चलिए कि 80% आज भी 70% और 80% जी अभी भी इंडिया के लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी जी जी।
तो वहाँ डायरेक्ट जॉब भी मिल रहा है और इनडायरेक्ट जॉब भी मिल रहा है। प्रोसेसिंग में जाएंगे तब भी प्रोडक्शन आपको फार्म से ही लाना है। पूरा शुगर इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि प्रोडक्शन किसका करेंगे, शुगर केन का, तब वो मार्केट से जाएगा, तब शुगर मिल में जाएगा। जी जी जी। तो एग्रीकल्चर में जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये है कि बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने खुद किया हो। अच्छा, जब तक वो खुद नहीं किया होगा जी जी जी, अपने टीचर के साथ, अपने गाइड के साथ, जी जी, तब तक बच्चा जो है वो चीज को समझ ही नहीं समझ सकता। नहीं पाएगा सर। जी, पढ़ने में और समझने में और करने में बहुत अंतर है तीनों चीज में। पढ़ना बहुत आसान है, जी। समझना थोड़ा उससे कठिन पड़ेगा, जी, और प्रैक्टिकली करना थोड़ा उससे कम पड़ेगा। जिस बच्चे ने तीनों चीज कर लिया, जी, वो उसको 100% जॉब मिलना ही मिलना है, वो घर नहीं बैठेगा। और बिजनेस भी करेगा, बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस उसका जाएगा। बिजनेस कर सकता है। तो देखिए गाइस, आपने सभी देखा, जितने हमारे फ्रेंड्स हमें देख पा रहे हैं, हाँ। सर ने आपको इस चीज भी एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप इस पाठ्यक्रम यानी कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो किन किन आपको फील्ड में आपको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको खुलती चली जाती हैं। ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है कि आप यहाँ से अपने करियर को किस तरह से आप अपने करियर को डेवलप करेंगे और आगे चल करके अपने आप को स्टेप। सब इसके अलावा कोई और भी हमारे पास लैबें हैं जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं जी जी एक्सपोजर के लिए? जो जी हाँ, हमारे पास जो है अभी इसके बाद हमने क्रॉप कैफेटेरिया का बनाया है। जी जी, उसमें सभी बच्चों को सीजन का विभिन्न प्रकार की फसलों का हम जो है प्लॉट बाय जो है सोइंग करते हैं। पहले देख लेते हैं एक बार हमारा जो ओपन में जो जी। काम हो रहा है क्रॉपिंग वाला, उसको भी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। ठीक। ये मेरे पीछे है इंस्ट्रक्शन फार्म है। इंस्ट्रक्शन फार्म, जी जी, जिसमें सर हमें अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है। और सर थोड़ा सा इसको बताइए, थोड़ा सा क्या है ये, अभी क्या है, सरसों की खेती आपने लगाई। हाँ, अभी स्टूडेंट जो है एक पार्ट होता है इसमें प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, पीसीबी बोलते हैं, उसमें टीम बनाया है स्टूडेंट का अलग से। तो एक टीम को हमने ये पूरा मस्टर्ड स्टूडेंट के द्वारा सोइंग किया गया। जी जी जी, ये पूरा मस्टर्ड का जी जी, तोरिया, इसकी सोइंग करा दिया इसमें येलो मस्टर्ड में। और इसके वाला ये जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है बीच में, यहाँ पर छोटी छोटी सी जो प्लॉट की है, जी जी, इसमें बच्चे क्रॉप कैफेटेरिया यानी कि हर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। जी ये फर्स्ट प्लॉट में चिकपी है, सेकंड में फील्ड पी है, देन उसके बाद फ्रेंच बीन है, लेंटिल है, अच्छा, और आगे जो है उसका जो है व्हीट और बार्ले। इन सब का एक एक प्लॉट करके स्टूडेंट खुद सीख रहे हैं कि हम फील्ड में सोइंग कैसे करना है। जी जी जी, शोइंग ऑफ क्रॉप इन फील्ड। अच्छा अच्छा, तो एक तो हर क्रॉप के आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा प्रैक्टिकली स्टूडेंट को। जी। दूसरा ये है कि वो यहाँ पर मस्टर्ड का एक कॉमर्शियल कल्टीवेशन करके सीख रहे हैं कि हमको सरसों ग्रो करना है। वो उन्होंने सीड ट्रीटमेंट किया है, उन्होंने सोइंग किया है, और इरिगेशन करना है, इंसेक्ट वगैरह कंट्रोल करना, सब स्टूडेंट को करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। और ये क्रॉप कैफेटेरिया में सभी टीचर जो है इसमें एक एक प्लॉट को बच्चों को तो सोइंग करा के आइडेंटिफाई करा, तो बच्चों को इस छोटा प्लॉट छुड़वाया, इसी में सिखाते हैं। जी जी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे, सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। उन्होंने बताया कि जो आपका पाठ्यक्रम है बीएससी आपका एग्रीकल्चर, उसमें क्या क्या चीज़ों की जो भागीदारी है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, सारी चीज़ें आपको जो है वो आपके पास ओपन लैब भी है जहाँ पर आप सोइल की टेस्टिंग के साथ सारी प्रैक्टिस करते हैं। और आपको पॉली हाउस के भी हमने आपको विजिट कराई, वहाँ पर भी आपने देखा कि पॉली हाउस में क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें चीज़ों को सीखते हैं। सब एक क्वेश्चन और है, बच्चा जैसे उसने कर लिया तो अब ये सारी चीज़ें भी आपने उनको समझा दी। एक मैसेज सर मैं आपके थ्रू अपने सारे व्यूअर्स बच्चों को देना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा हमारा पढ़ा लिखा, जो जिसने आपके पास कर लिया, जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफी सारी क्वेरी आती रहती हैं, बच्चे पूछते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से एक मैसेज सर मैं देना चाहता हूँ, जनरल एक मैसेज हमारे सारे बच्चों को दे दीजिए। देखिए, सभी बच्चों को हमारी तरफ से ये संदेश है कि आप जो है निसंकोच होकर के आप जैसे 12th पास करते हैं, चाहे आप बायो ग्रुप से किए हों, एग्रीकल्चर से किए हों या मैथ से किए हों, आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। और जब आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर में आपके जॉब पहले भी था, आज भी, और आगे भी जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको संस्थान अच्छा चुनना है जहाँ पर आपकी क्वालिफाइड फैकल्टी हो, उनके पास संसाधन हो, उनके पास जो है फील्ड हो जिसमें बच्चों को हम प्रैक्टिस करा सकें। बस चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कहीं भी जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अच्छे से मेहनत किए हैं, आपको जानकारी है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में और अपना बिजनेस करने में आपके पास बहुत सारा स्कोप ऑप्शंस है। आप किसी एक चीज के मोहताज नहीं है कि अगर आप मुझको क्लर्क ही बनना है, आप अपना सेल्फ इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग जो है अभी गवर्नमेंट चला रही है जो स्टार्टअप। आप एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप चलाइए, एंटरप्रेन्योरशिप डलवाइए, मशरूम है, वर्मी कंपोस्ट है, इस पर काम करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा स्कोप, बायोडायनेमिक का स्कोप है। आप मशरूम प्रोडक्शन करिए, आप वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करिए, आप पोल्ट्री मैनेजमेंट में जाइए, फिशरीज करिए।
आप अपना इतना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं कि आप कई सारे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं। पशुपालन का भी सर इसमें एक पार्ट पशुपालन का भी इसमें एक पार्ट है, जिसमें हम पशुओं को, जो दूध उत्पादन करने वाले पशु, जो गाय है, भैंस है, इनका डेयरी से रिलेटेड भी जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो उसमें काम कर सकते हैं। और जैसे आपका पोल्ट्री है, गौट्री है, ये सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। हम पशुपालन और कृषि दोनों के बारे में बताते, बागवानी के बारे में बताते। ये सब बागवानी है, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, और ये सामान्यतः हमारी जो गेहूं धान मक्के की जो खेती है ना, उसको ओवरऑल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे सर। जो 4 साल का पाठ्यक्रम है उसमें आप सारी चीजें बच्चे, हमारे डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड टीचर भी है, रिसोर्सेज भी हैं डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट के अंदर, और हम लोग बच्चों को विजिट भी कराते हैं। और बहुत सारे एड ऑन कोर्स भी चला रहे हैं, जैसे हमारा एक एड ऑन कोर्स मशरूम पर चल रहा है, और हमारा वर्मी कंपोस्ट पर चल रहा है, और का एडवांस कहेंगे कि एडवांस, हाँ एडवांस उनको देंगे। जो उनको जो है यहाँ जो छूट जाता है उसको हम एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाते हैं, साथ बच्चे को वो सर्टिफिकेट कोर्स उसको करके बच्चे को, और बच्चे फील्ड में जाते हैं, विलेज किसान के साथ अटैच भी होते हैं, एग्रो इंडस्ट्री के साथ अटैच भी होते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। जब वो 4 साल की बीएससी करके निकलेगा तो उसके पास हर तरह का नॉलेज होगा, उसको रिसर्च का भी नॉलेज होगा, एक्सटेंशन का भी नॉलेज होगा, और वो फील्ड में एज ए सुपरवाइजर किसी भी फील्ड में सर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, जो किसी भी फील्ड में एस्टेब्लिश कर सकता है, चाहे वो पशुपालन हो, कृषि हो, बागवानी हो, किसी में भी अच्छा उसको जॉब प्राप्त हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने, डॉक्टर साहब ने आपको बताया, मैसेज दिया अपने अनुभव से, जो 27 साल का उनका अनुभव है और पिछले काफी सालों से वो काम कर रहे हैं और एक रेपुटेड कॉलेज में अभी भी कार्यरत हैं। उन्होंने आपको सारी जानकारी दी। तो हर बार मेरे मैसेज, मैं भी आपको यही देता हूँ अपने सारे वीडियोज में मैसेज, कि किसी भी कॉलेज का चुनाव करते हुए आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उच्च गुणवत्ता वाली वहाँ फैकल्टी उपलब्ध है, और वहाँ पर प्रैक्टिकल आपकी सारी लैबें हैं जो आपको सिखा रहे हैं, प्रॉपर सिखा रहे हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का वातावरण है। तो सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है। और इस जो आपका एग्रीकल्चर, जिस पर हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिस जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, हमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको लगता है कि यार एग्रीकल्चर में, जैसे सर ने भी अपने अनुभव से आपको बहुत सारी जानकारी से आपको रूबरू करवाया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, आप हमें मैसेजेस करिए, हम आपको मैसेज में आपको आंसर करेंगे। आपका एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए, आपने हमारी, थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद स्वागत सर आपने। ये हमारी एग्रोनॉमी की लैब है। एग्रोनॉमी मतलब जो एग्रीकल्चर है उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जी सर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो पेरेंट ब्रांच है वो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। अच्छा सर। जी जी, बिकॉज एग्रीकल्चर का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्रॉप का कल्टीवेशन ही फ्लैश करता है। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर बोलेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि खेतों में फसल लहला। जी जी जी। तो उसी से रिलेटेड ये क्रॉप प्रोडक्शन की जो आपकी लैब है। और हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में बेसिक हमारे पास बैचलर डिग्री तो है एग्रीकल्चर की, बट मास्टर्स में हमारे पास एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए एग्रोनॉमी की हमें स्पेसिफिक लैब की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी ये लैब है। तो इसमें जनरली स्टूडेंट जो है ना क्रॉप प्रोडक्शन को लेके अपना रिसर्च ट्रायल वगैरह करते हैं, बिकॉज बेसिक चीजें वो सीखते हैं बैचलर डिग्री में। ठीक है। बट उसके बाद में जो रिसर्च लेवल की चीजें होती है वो हम उनको मास्टर्स में कहीं ना कहीं सिखाते हैं। उसी पाठ्यक्रम के लिए बिल्कुल, हाँ ये लैब है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ लैंड पे नहीं होता, लैंड के साथ साथ हमें लैब में भी काम करना पड़ता है। हम की पीजी लैब है, तो जो स्टूडेंट जो भी चीजें लैंड पे ट्रायल वगैरह कंडक्ट करते हैं, और ट्रायल कंडक्ट करने के बाद में जो उसका एनालिसिस वगैरह पोर्शन है, वो केमिकल एनालिसिस है, और जो भी कैलकुलेशन वाली जो चीजें हैं, उसके लिए लैब की फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो जिसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, ये हमारी डबल डिस्टिलेशन वाटर, बिकॉज कोई किसी भी तरह का केमिकल का काम करना पड़ता है तो उसके लिए हम नॉर्मल टैप वाटर यूज नहीं कर सकते। हमको जो है ना डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो ये डबल डिस्टिल्ड वाटर है। कोई किसी भी तरह का रिएक्शन को रोकने के लिए तो हमको डिस्टिलेशन खुद से करना पड़ता है। हम खुद से, हमारे पास ये है, जिससे कि हम डिस्टिलेशन वाटर के लिए, अदरवाइज हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, तो बेटर हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट ये हमारा रोटरी इवेपोरेटर है। तो इससे हम कहीं ना कहीं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है, सपोज हम कोई अगर मेडिसिनल क्रॉप या एरोमेटिक क्रॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह का ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, उस ऑयल के अंदर क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में चीजें। ये मशीन सर हेल्प, हाँ जी, ये मशीन, ये भी सब बिकस वगैरह, ये डाइजेशन असेंबली है। अभी तो फिलहाल ये जब इसमें हम अपना सैंपल्स वगैरह रखते हैं तब इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है सर, आप थोड़ा सा और बताइए। हाँ बिल्कुल, ये आगे हमारे पास जो है ना, ये हमारा कॉब शेलर रखा हुआ। कॉब शेलर मतलब जो आपने देखा होगा मेज का जो कॉब होता है, जिसको हिंदी में हम नॉर्मली भुट्टा बोलते हैं, उससे उसके ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ से पूरा कॉब को डाल दिया जाता है। और यहाँ से ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया जाता है। उसकी मशीन है? हाँ, ये उसकी मशीन है, नॉर्मली पोर्टेबल है और इजीली इससे आपको कर सकते हैं। बाकी सर ये हमारा जो है ना हॉट एयर ओवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी
सैंपल को जब हमारा स्टूडेंट एमएससी का स्टूडेंट निकालता है तो उससे ड्राई मैटर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, कितना ड्राई मैटर है, कितना वाटर कंटेंट है, तो चीज़ों को ड्राई करने के लिए हमारा ये यूज़ किया जाता है। ये एक टेम्परेचर पर सर इसको गर्म करते हैं? हाँ, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको गर्म करते रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। साथ ही साथ जब एक कांस्टेंट वेट हमको मिल जाता है कि इसके बाद में उसके वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मींस उसके अंदर सिर्फ उतना ही ड्राई मैटर बचा है। ये ड्राई मैटर कैलकुलेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं इकोनॉमी के स्टूडेंट के लिए। बाकी हमारे पास लीफ एरिया मीटर है और भी इंस्ट्रूमेंट है जो क्योंकि एक्सपेंसिव है तो हम उनको ओपनली इतना ज्यादा नहीं रखते हैं। हाँ, क्योंकि जरा सी भी प्रॉब्लम होने से इधर हर एक चीज कैलकुलेटेड अमाउंट में होती है। तो हमारे पास वेइंग मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं बिकॉज ये वेइंग मशीन बहुत महत्वपूर्ण है सर। महत्वपूर्ण है बिकॉज सारी चीजें कैलकुलेटिव वे में होती हैं। ठीक है ना, कोई भी अगर आपको फर्टिलाइजर डोज निकालनी है, कोई भी आपको केमिकल का डोज निकालना है तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं। बाकी ये बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है क्या क्या एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती रहती हैं आए दिन हमारे यहाँ पे, ये उनके बारे में चीजें हैं। ठीक है सर, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे मिनी राइस मिल रखा हुआ है कि फार्मर अगर बड़ा प्लांट नहीं है, उसके पास कम अमाउंट में अगर पैडी वगैरह है तो राइस वगैरह कोई शेलिंग करने के लिए, मिलिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास ये राइस मिल है सर। हाँ, ये मिनी राइस, हाँ मिनी राइस मिल। हाँ, आपके पास कम अमाउंट में अगर आपके पास पैडी है तो आप हार्वेस्ट यहाँ से मिलिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। मेनली ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, पीजी बेस पे काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे सर ने इसको, द्विवेदी सर ने इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके किस काम आता है। ये जब आप एमएससी करेंगे, बीएससी के बाद आगे आपका जब पाठ्यक्रम, जब आप एमएससी में जाएंगे तो आपके जो सिलेबस में ये लैब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है इस रोल का, उन सारी चीज़ें के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सभी को मैं पहले दर्शक बंधुओं को अपने नमस्कार कहता हूँ। देखिए, ये जो है एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे तो एग्रीकल्चर के नाम से सभी सोचते हैं कि ये जनरली सिंपल खेती बाड़ी है, हल बैल लेके फील्ड में चले जाना, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। अभी सिंपल सी एक चीज देखिए, हम लोग जैसे देहरादून पे अभी बैठे हैं, हम लोगों को पता करना है कि उत्तरकाशी में कौन सा खेती हो रहा है, पर्टिकुलरली किस फील्ड पे, या फिर किस जगह का खेती का किस टाइप का सिनेरियो है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। जो खेती पहाड़ में होगी ऑब्वियसली वो खेती प्लेन में नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नेचर अलग है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को एक दूर बैठे हुए व्यक्ति कैसे इस चीज को पता करे ना, तो इसी के लिए जो है रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट हुआ है। कंप्यूटर का ही वर्क होता है। अभी मैं थोड़ा सा जो दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये आपके जीपीएस है। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये जीपीएस है। ये जनरली किसी भी जगह का लोकेशन डिटर्मिनेशन करने के लिए, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उस चीज को पता करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये जैसे मैप है, उत्तराखंड के मैप है। ठीक है, ये उत्तराखंड के डिफरेंट टाइप्स के मैप है, यहाँ पे आपको दिखेगा। जो फर्स्ट, जो सबसे बड़ा वाला मैप है, ये एफसीसी, फॉल्स कलर चार्ट ऑफ देहरादून सिटी, देहरादून का मैप है। देन जो सबसे ऊपर में टॉप में है, ठीक है, ये वेजिटेशन फ्रैक्शन का मैप है, चेंज डिटेक्शन के। 2000 में उत्तराखंड देहरादून सिटी कैसा था, 2010 में कैसा हुआ है। उसके नीचे देखिए ग्रीन एरिया है देहरादून सिटी का। 2010 में कैसा था, 2000 में कैसा था। 2010 में देखिए एक जगह पे सर्किल किया गया है। वो सर्किल वाला एरिया पे आप अगर ध्यान देंगे ना, वहां पे काफी ज्यादा ग्रीनरीज है। ठीक है, लेकिन अब इस जगह में बगल वाला मैप पे देखिए वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। दैट मीन्स जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, या फिर जो खेती करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पॉपुलेशन वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नीचे देखिए बिल्टअप जो फ्रैक्शंस है, दैट मीन्स कहाँ पे कितना अमाउंट पे जो मकान बना है। ठीक है, उसी सेम जगह का जो पहले वाला मैप पे देखा था, उसी सेम जगह पे देखिए अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर करके फोकस किया गया है। ठीक है, वहां पे फर्स्ट जो है 2010 का सिनेरियो है, उसके बाद आपके 2000 का सिनेरियो है। ठीक है,
इन सारी चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए जनरली आपके रिमोट सेंसिंग को यूज किया जाता है। और दूसरी चीज जैसा है, ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा आ रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, कोई सा भी ड्रोन हम लोग मैनुअल पायलट सिस्टम में चलाने जाएंगे तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ड्रोन्स को क्या किया जाता है, एक जगह को सिलेक्ट कर दिया जाता है, उस हिसाब से उसको ऑटो पायलट मोड में सेट कर दिया जाता है। अच्छा, ड्रोन को ठीक है। तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग का बेसिक नॉलेज होना काफी जरूरी है। अगर आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर कोई जगह को मार्किंग करने का बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा तो आप कैसे उस चीज को यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सर इस लैब के अंडर में आती हैं। हाँ, जो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। हाँ जी। तो इसके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट सर, इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम देखिए सर, बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स जैसे कि आपके किसी भी जगह का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो दिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होता है। अभी मैं अगर दिखाने जाऊं सॉफ्टवेयर खोल के तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं इस जगह को। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे सर ने जो है बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की। उन्होंने बताया कि इस लैब का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपके पाठ्यक्रम में, और इस पर उन्होंने अपनी जो है जानकारी हमसे साझा की। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी हमें और इस चीज़ से हमें रूबरू करवाया सर। हाँ, मैं आपको, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो सॉइल साइंस के ऊपर है और रिमोट सेंसिंग के ऊपर भी है। तो अभी मैं आप लोगों को ये रिमोट सेंसिंग लैब दिखाया। अभी मैं आप लोगों को सॉइल साइंस लैब दिखाने के लिए सर जैसे बता रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट लैब में चलते हैं। वहाँ पर सर एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो लैब है आपकी, वो आपके पाठ्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण उसका रोल है और वो किस तरह से आपको हेल्प करती है आपकी चीज़ों को समझने के लिए। ये जो लैब है ना जी, ये सॉइल साइंस की लैब है। जी। इसका मतलब है कि मिट्टी के बारे में, सिंपल सी चीज है कि मिट्टी के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलता है। तो देखिए, अब अगर हम लोग सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल जनरली काफी सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें से सबसे जो आसान तरीका होता है लोगों को समझाने के लिए ये होता है, एक एसिडिक सॉइल होता है, एक बेसिक सॉइल होता है। आम्लिक टाइप का सॉइल है या फिर क्षारीय टाइप का सॉइल है। ठीक है, तो इन सॉइल के ऊपर डिपेंड करके ही हमारे जो जितने भी सारे खेतीबाड़ी होती है, किस जगह पे कौन सी क्रॉप लगेगी, ठीक है, वो इसी हिसाब से होता है। जैसे कि धान उगाने के लिए थोड़ा सा आम्लिक टाइप का सॉइल चाहिए होता है, एसिडिक सॉइल चाहिए होता है, और गेहूं के लिए नेचुरल पीएच का सॉइल ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका होता है। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स दिखाता हूँ। थोड़ा परिचय कराइए सर, किस चीज के हैं ये। देखिए, सबसे पहले जी मैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ परिचय कराना चाहूंगा जी। ये है आपके डिजिटल पीएच मीटर। पीएच मीटर, यही पीएच मीटर हम लोगों को बताता है कि हम लोगों का जो मिट्टी है ये किस टाइप का है, एसिडिक सॉइल है या फिर बेसिक सॉइल है। ठीक है, फिर ये है एक आपके कंडक्टिविटी मीटर, डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, ये इसी बताता है, इसी दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जी। ठीक है, ये बताता है। अच्छा, देन नेक्स्ट ये है डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग को जनरली बताता है कि सॉइल में कितना अमाउंट पे फास्फोरस प्रेजेंट है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी टाइप के कोई खेती करने के लिए जनरली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मात्रा देखते हैं ना। अब फास्फोरस एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जैसे खेती के लिए डीएपी जिसके लिए यूज करते हैं, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, इसमें मूलतः
आपके फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस आपके सॉइल में कितना है, कितना आपको डालना है, और डीएपी वगैरह से, डीएपी चाहे डीएपी नहीं तो एसएसपी, अच्छा, किसी भी चीज से जी जी जी, कितना अमाउंट पे डालना उसका है, सारी कैलकुलेशन सर इस मशीन से होगी। हाँ, इसमें वो ये मशीन हम लोगों को ये बताती है जी। कि कितना अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस हमारे सॉइल पे है, अच्छा, ठीक है, उपलब्ध है। जी जी, अब उसके बेसिस पे हम लोगों को फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ता है कि और कितना अमाउंट डालेंगे। तो अब अलग अलग खेती के लिए अलग अलग फॉस्फोरस का लेवल है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को उसको बैलेंस करने के लिए और चेक करने के लिए कि इसमें हाँ, कितना डालना है। हाँ, ये मशीन काम आती है, ये मशीन काम आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो है ये पोटासियम के लिए होता है, अच्छा, ठीक है, डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर ये पोटासियम के लिए होता है, ठीक है। पोटासियम जनरली इससे मेजर करते हैं, पोटेशियम वगैरह चेक करते हैं सर इससे कि कितना हाँ, खेती में कितना उपलब्ध है। खेती में उपलब्ध है, कितना हमें डालना पड़ेगा, और उसके सारे रेशियोज यहाँ से सारे check- रेशियोज check यहाँ से पता चलता है, इस मशीन से चेक होता है। ठीक है। नेक्स्ट सर अपने डिजिटल नेक्स्ट जो है डिजिटल फोटो कलोरीमीटर, इससे हम लोग जनरली फॉस्फोरस भी चेक कर सकते हैं, स्पेशली सल्फर के लिए होता है, सल्फर चेक करेंगे। सल्फर के लिए होता है स्पेशली। जैसे किसी को प्याज की खेती करना है, अच्छा, उसके लिए सल्फर एक मेन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर है, जी जी, ठीक है। किसी को जैसे राइस करना है, अच्छा, धान की खेती करनी है, अब बासमती राइस पे एक अच्छा सा एरोमा आता है, जी जी, अरोमा। ठीक है, उस एरोमा के डेवलपमेंट के लिए सल्फर जरूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है। 20 kg या 25 kg जिंक सल्फेट जो हम लोग डालते हैं, जी जी जी। इसी वजह से डालते तो हैं। अर्नब सर ये सारी चीजें जो है हमें जानकारी इससे मिलती है सर, इस मशीन से कि इसमें कितना सल्फर उपलब्ध है। हाँ, जी जी। एक नेक्स्ट मशीन सर आपने रखी है, एक नेक्स्ट मशीन ये जो है ये आपके ऑर्गेनिक कार्बन ड्राई कंबशन मेथड से ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए जी जी निकाला जाता है। तो ये जो छोटा सा गैप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सॉइल सैंपल को डालते हैं, फिर इसको 1000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में इसको हीट करते हैं, सॉइल को सर, सॉइल को। जी जी। तो उसमें जितने भी सारे उसका कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जी जी तब जाके ये पता चलता है। जी जी। उसकी टेस्टिंग इसमें। हाँ, ठीक है। तो सर जैसे कि आपने बताया, एक्सप्लेन किया इस बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये लैब का भी गाइस आपने देखा होगा कि सर ने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी और इसके बारे में आपको समराइज़ किया कि ये लैब में जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या काम आते हैं और किस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाया उन्होंने और उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं एक नई लैब में और हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी सर। ये सर बेसिकली सर ये किस चीज़ की लैब है और ये यहाँ पर आपने कुछ दर्शाने की कोशिश की गई है सर, क्या है ये, मतलब क्या ये कीट विज्ञान की लैब है और ये थोड़ा बताइए सर, थोड़ा सा। ये इंसेक्ट हैं जो क्रॉप पर लगते हैं, जी जी, आप जो बोल रही हैं। डैमेज करते हैं क्रॉप को, जी जी तो इंसेक्ट कलेक्टर कहलाते हैं जो स्टूडेंट, जी जी जी। उनको यहाँ आइडेंटिफाई भी करते हैं, पिनिंग भी करते हैं, अच्छा और क्रॉप पर जो डैमेज करते हैं अच्छा, उसके ऊपर वो सिम्टम्स देखते हैं। अच्छा सर। तो सर आप कहना चाहते हैं कि जितने भी कीड़े ये आपने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई, ये सारे फसलों को नुकसान करते हैं सर? यस यस। तो इसमें कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो फेवरेबल, जैसे कुछ जैसे फेवरेबल भी होते हैं कई हाँ चीज़ें? होते हैं नेचुरल एनिमल्स। जी जी, जो हमारे नहीं, ये तो इस टाइम ओनली हार्मफुल पेस्ट हैं। और ये सारे हार्मफुल हैं सर? Yes, जी yes. जी। तो इनकी जानकारी जैसे ये आप- स्पाइडर है, ये हार्मफुल नहीं करता, ये स्मॉल इंसेक्ट को फिट करते हैं, स्पाइडर है ये। अच्छा, ये वाला स्पाइडर जो है? Yes, yes. जी जी जी, बहुत ठीक है। जैसे नहीं, ये डंग बिटल है, ये गोबर जो होती है ना, गोबर में जी जी, गोबर उनमें करती है। अच्छा, ये होती हैं सर। तो मैक्सिमम सर जितने भी कीड़े इसमें आपने दर्शाने की कोशिश की है, ये फसलों को नुकसान करते हैं सर? यस यस। ये रेयरिंग केज बोलते हैं इसको, रेयरिंग केज, रेयरिंग केज। रेवन केज है। तो ये किस काम में? इसमें कीट को पालने का काम करते हैं। अच्छा इसमें कीट की लाइफ साइकिल तैयार करते हैं। जी। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल कितने डे की होती है टोटल, अच्छा, उसको देखते हैं, चेक करते हैं इसमें? चेक करते हैं। जी जी। तो फील्ड में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ लैब में हो जाता है। अच्छा, लैब में। तो ये इस चीज़ की लैब है सर? Yes, yes. मतलब मेन जो आप जो काम कर रहे हैं सर इस लैब में, वो कीड़ों पर yes. रिसर्च कर रहे हैं आप यस कि कौन सा कीड़ा फसलों को नुकसान कर रहा है और कौन सा जो है इसमें क्या काम कर रहा है, मतलब है ना सर, Yes, जिससे yes. नुकसान करता है। ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, सर ने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, और उन्होंने बताया कि देखो ये लैब क्या महत्वपूर्ण रोल है इसका। आपको जब आप यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो पाठ्यक्रम आप पढ़ेंगे, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा कीड़ा जो है फसलों को नुकसान करता है और उसको किस तरह से, मतलब उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाती है इस लैब में। सर की दूसरी लैब में आ चुके हैं और हमारे साथ मनोज कुमार सर हैं, और सर इस लैब के इंचार्ज हैं, डॉक्टर मनोज सर हैं हमारे साथ में, और सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस लैब का
आपके पाठ्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण रोल है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद सर। जी सर। ये लैब जो है आपकी एनिमल हस्बेंड्री की है, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रोल है, इसमें एग्रीकल्चर का ही पार्ट्स है, जिसके अंदर जो आप जितने भी एनिमल्स होते हैं आपके जो रियरिंग करते हैं, डोमेस्टिक हैं आपके, सपोज काऊ, बफेलो, गॉट और सीप, इन सब का हम एनालिसिस इसके अंदर करते हैं। और बच्चों के जो फ्यूचर की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा रोल है कि आप इसमें डेयरी उद्योग में भी जा सकते हैं आप। जो इतने भी आपके एनिमल्स हैं उनको लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। जी। तो आपके जितने भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी तरह के इक्विपमेंट्स इसके अंदर हैं, जो रिक्वायरमेंट बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए होती है। जी जी। तो वो आपको सब कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, सर ने आपको बताया इसकी जानकारी दी लैब की। सर से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, सर थोड़ा सा एक बार इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए कि क्या 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 चीज़ें आपने रखी हैं। यहाँ कुछ फाइलें भी रखी हैं सर। जी सर। यहाँ से एक्चुअली ये एक मिल्क सेपरेशन होता है कि जिससे हम दूध का इसमें डालते हैं और इससे जो हम क्रीम निकालते हैं। दूध से जो क्रीम निकलती है, जो आपको मार्केट में भी इसको अवेलेबल हो जाता है, मिल जाती है आपको। जी जी। तो ये मिल्क सेपरेटर होता है। मिल्क सेपरेटर। तो इसमें हम ऊपर से यहाँ से दूध डालते हैं और ये जो आपके एक तरफ तो सेपरेटर टाइप जो दूध होता है वो जाता है और दूसरी तरफ से आपका क्रीम निकलेगी सर। जी 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 जी। तो इसके सर कोई लिमिटेशन है या मतलब एक लिमिट होगा कि कितना मिल्क एक एक्चुअली इसमें 5 लीटर आप 5 लीटर वाली मशीन है। वो कैपेसिटी के ऊपर बात होती है, इससे बड़े भी आते हैं। जी जी। बट जितना जैसी जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप। तो सर ये भी इसी का पार्ट है सर? ये नहीं, ये दूसरा, इसका अलग से क्या मशीन है सर? ये आपका जो है अलग पार्ट है। एक्चुअली इसका जो है रोल, जैसे आप इसमें कुछ डालते हैं तो इसको मिक्सअप करने के काम में, मिक्सअप के काम आता है ये। ठीक है सर, ठीक है सर। ये आपका ओवन है जी, ये ओवन है सर। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको जो सॉफ्ट होता है उसको गर्म करने के लिए आप इसमें यहाँ सर कुछ मॉडल बच्चों ने बनाए हुए। ये एक्चुअली ये एग्रोनॉमी का पार्ट्स होता है। जी जी। इसमें जो हॉर्टिकल्चर के भी कुछ मॉडल्स आपको मिलेंगे आगे चल के, जैसे ये पॉली हाउस है आपका। अच्छा। तो ये भी आपके आ जाएगा। जी 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 जी। तो ये बच्चों ने सर मॉडल बनाए हुए हैं? ये सब बच्चों ने मॉडल बनाए हुए हैं। उन्होंने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। जी जी। जैसे आप फार्मर को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ये मॉडल्स हैं ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। इसमें सर छोटे छोटे पॉली हाउस बना रखे हैं। छोटे छोटे पॉली हाउस हैं आपके। ग्रीन हाउस भी आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे में भी। जी 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 जी। वो इधर नहीं है, वो शायद नीचे एग्रोनॉमी लैब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। मनु सर, तो ये आपने ये हॉट एयर ओवन है आपका। जैसे कि आप पिछली लैब में भी देख के आए होंगे तो वहाँ पे भी हॉट एयर। ये थोड़ा बड़े साइज का है सर? ये बड़े साइज का है। इसमें आप ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, जो आप इसको ड्राई करने के लिए। अच्छा सर, ड्राई करते हैं फिर उसका फॉर्म उसको चेक करते होंगे सर? जी, क्या इसमें कांस्टेंट है करके। ठीक है। ये आपके जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ना, ये अपना डाइजेशन जो होता है, जैसे आपके हैन है या आपके अदर जो भी एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। बच्चों को ये भी पढ़ाया जाता है? ये भी पढ़ाया। जी जी जी। जैसे वो आप उधर देख पा रहे हैं वो पिग का डाइजेशन। जी 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 जी। तो ये सारे काफी सारे चार्ट्स भी सर आपने ये क्या? पोल्ट्री हाउस का हो गया सर आपका। और पोल्ट्री फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं पोल्ट्री के एक हाउस तैयार करने के लिए, तो आप ये इक्विपमेंट जो है आप ला सकते हैं और अपना घर पे भी आप अपना पोल्ट्री हाउस खोल सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें सर, जैसे हमारा जो बीएससी का हमारा पाठ्यक्रम है सर, बीएससी एग्रीकल्चर का, उसी के अंदर बच्चों को सारी चीजें, ये सब चीज उसी के अंदर। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि इसमें काफी सारा डिफरेंट टाइप्स के जितने भी आपके पॉली हाउस होते हैं वो आपको इसमें देख पा रहे हैं कि इसको शेड कैसा चाहिए या आपका एग कलेक्शन का क्या सीन है, इसमें पेन पाउडर क्या होता है, आपका ड्रिंकिंग वाटर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब चीज़ आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सारी चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है। इधर ये पूरा का पूरा जो पोल्ट्री का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका पूरा होता है। जैसे एक ह्यूमन का मान के चलो आप, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही इनका जो बर्ड्स होती है इनका भी। जी, इनका भी। ठीक है सर, ठीक है सर। और इधर आप ये देख पा रहे हैं इधर। जी, इधर भी कुछ। जी जी। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जो आपका फैट परसेंट निकालने के लिए हम सामने। फैट परसेंट सर? जी। इससे हम फैट निकालते हैं। जैसे कि आप दूध आता है आपके, आपने देखा होगा जो डेयरी उद्योग होता है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी। इस मशीन का, जिससे कि जो फैट परसेंट होता है वो इससे निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लंबा भी नहीं है, चाहे तो बहुत शॉर्ट में है, जिससे कि आप उसके जो फैट होता है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसका जो नॉर्मल अगर हम बात करें, जैसे काऊ मिल्क होता है या बफेलो मिल्क होता है, तो उसके हम फैट परसेंट के अकॉर्डिंग ही मार्केट में उसको सेल करते हैं। अच्छा। जैसे सपोज काऊ की हम बात करें तो जो एक नॉर्मल फैट परसेंट होना चाहिए उसमें 4.5% होना चाहिए, 4.5 उसी प्राइस पे। देन बफेलो के पे आपका 6.5% के उस पे।
अच्छा, ठीक है जी। तो इसका प्रोसीजर एक पैरामीटर है सर कि उसको जी। उस पे आप चेक करेंगे कि इसमें इतना इस दूध के अंदर इतना फैट है कि नहीं है। उस हिसाब एक्चुअली बहुत से जो फार्मर्स होते हैं वो डेयरी पे दूध डालने जाते हैं, जी, जी, जी। तो उसमें क्या होता है वो पानी भी मिला के ले जाते हैं, बिल्कुल सर, और अदर कुछ भी मिला सकते हैं, तो बट जो फैट परसेंट आगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस होगा मिल्क का वो दिया लगाया जाएगा। जी, 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 जी। ऐसा नहीं है कि आपने जो विदाउट फैट के आपने दिया और 40 रुपए लीटर दूध है आपका, जी, जी, जी। और वहाँ आपने जो है कुल 10 रुपए लीटर दूध का दे दिया, उसमें पानी मिला के दे दिया, तो तो इससे बेसिकली check सर है। एक प्रकार से ये क्वालिटी भी चेक करता है। क्वालिटी चेक क्वालिटी करता है। चेकर भी हो सकता है जी। एक प्रकार से। ठीक है जी सर, सर। ठीक है। ये भी देखिए फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आगे ये सब आपको इनके मिलेगा। डाइजेशन वाले बाकी यहाँ पर कुछ डाइजेशन मॉड्यूल बने ये हुए सब हैं। मॉडल्स हैं, जी, जी। जिससे कि बच्चों को जो है आप दिखा सकते हो कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं है, आपका ब्रेन है या किडनी है, लीवर है, स्टोमक है, वो सब चीज इसके अंदर जी, आ जी। जाता है। अच्छा, कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन कैसे करता है सर उसके पूरा मॉड्यूल? का पूरा जो डाइजेशन फंक्शन है वो आपका सिस्टम जो है पूरा का पूरा है। ये इंटरनल ऑर्गन ऑफ काउ वाला है जी। कि काउ के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या क्या होते हैं, जी, जी, जी। तो वो सब कुछ दिखाया गया है। अच्छा, ये बच्चों को समझाने के लिए सर जी आपने जी, ये सब मॉडल्स जो है बच्चों को सारे दिखाने के लिए और इंटरनल समझाने ऑर्गन्स के लिए। आपके सारे दिखा जी रहे हैं। जी, जी, जी। चलिए सर, ठीक है सर, बहुत सुंदर सर। बाकी बहुत मॉडल्स लगे हुए हैं लैब में, जी, जी। तो ये सब चीज़ एक बीएससी लेवल के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है कि आप उनको अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं सर। ठीक है सर, देखिए आपने सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया इस लैब की जानकारी हमको दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगातार लैबों में विजिट कर रहे हैं और अब आ चुके हैं एक नई लैब में। मशरूम की लैब है जिसमें सर हमको बताएंगे। हमारे साथ जो लैब के इंचार्ज हैं सचिन देवीलाल जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी सर। सर ये हमारी मशरूम यूनिट है और जो कि एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, हालांकि 5th डीन में इसका सिलेबस नहीं रखा गया है, जी, जी, जी। लेकिन इसको हम एड ऑन कोर्स के तौर पे इसको बच्चों को रख रहे हैं। एडवांस सर जो एड ऑन कोर्स, एडवांस कोर्स। जैसे उनको कोर्स जो पूरा हो गया है जी, जी, जी। उसके साथ आप एड ऑन कोर्स रख रहे हैं। जी, 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 ताकि बच्चे इसकी भी बच्चे जानकारी रखें। हाँ, इसका एंटरप्रेन्योर बच्चे बन जाएं। जी, जी, जी। और मशरूम की हमारी जो यूनिट है सर, जी, जी, आइए ना। जी, जी। ये कुछ अपने सर यहाँ पे मशरूम उगाने की। हाँ जी, ये हमारा जो पूरी बैग्स भरे हैं जी, जी। ये एक्चुअली ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर। हाँ जी, इसमें बहुत से टाइप्स के मशरूम होते हैं, जैसे ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, जी। और बहुत से ऐसे मशरूम्स हैं, लेकिन जो हमने ये सर ग्रो किया है ये किया है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम में सर क्या होता है, जी। आप देख रहे होंगे जो इसमें मशरूम है, ये मशरूम इसमें साइड से आता है, साइड साइड से या जहाँ से होल करते हैं, अच्छा, 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 अच्छा। यहाँ से होल करते हैं। जी, जी। लेकिन बटन मशरूम में सर क्या होता है कि इस बैग को हम पूरा क्लोज नहीं करते, खुला रखेंगे हाँ सर। उसमें ओपन करते हैं। जी, जी, जिसमें छतरी जैसा होता है। हाँ, छतरी जैसा जो बटन मशरूम है, इस जी, जी। मशरूम में क्या है, जी। अभी देखिए सर, आप देख रहे हैं इसमें पिन स्टेज आ रही है, जी, जी, जी। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा। ये पिन स्टेज आ रही है। फिनिश जहाँ है हाँ। ये इसमें से बाहर आ रहे हैं सर। हाँ, ये और जो सर आपको ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जी, जी। ये माइसीलियम है। माइसीलियम। हाँ जी, ये माइसीलियम है। जी, जी, इसका सर प्रोसेस ये होता है जी। कि सबसे पहले हम इसमें गेहूं का ये भूसा, अच्छा, हम पहले भूसा भिगाते हैं इसमें। हाँ जी, एक ड्रम है या फिर कोई पिट्स है, जी, जी। भूसा भिगाने के बाद हम उसको लगभग 24 से 48 घंटे तक अच्छा, उसका पानी सोख कर देते हैं। अच्छा। उसमें हम फॉर्मलिन भी डालते हैं, जी। और उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद उस मशरूम उसकी जो भूसा है उसको हम हाथ पे लेते हैं। अच्छा। और उस पे कम से कम हम उसको हाथ पे रखने के बाद उसमें से वाटर डिप नहीं होना चाहिए, अच्छा, मतलब पानी उसमें नहीं चूना चाहिए। अच्छा, आप उसको चेक करते हैं। हाँ, चेक करते हैं जी, उसके जी, जी, बाद। जी। उसके बाद सर हम इन बैग्स में उनको भरते हैं, अच्छा, और इसका ये बीज होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन। स्पॉन। वो अलग अलग मशरूम का अलग होता है। अलग अलग बीज हाँ होगा। जी। जी, जी, जी। उसके लिए 2 विधियां होती हैं। अच्छा, एक तो होता है कि आप इसमें मिक्स कर दीजिए भूसे के साथ ठीक और है। फिर बैग से भरिए। जी, जी। और एक होता है आपने पहले एक लाइन भूसे की भरी और एक लाइन स्पॉन की भरी। स्पॉन की वजह से। हाँ, उसके बाद इसको यहाँ पर रख लेते हैं। जी, जी। और इसके लिए सर टेम्परेचर अलग अलग होता है। जी, जी। बेसिकली इसके डिफरेंट स्टेजेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। अच्छा। और इसके लिए ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है जी, जी, जी। वो भी लगभग 80 से 90, अगर हो तो ज़्यादा सही, 80 से 90। 80 से 90, 90 तो से ये टेम्परेचर से यहाँ दिया जाता है। हाँ, ये सब डिफरेंट उससे मेंटेन किया रहता है। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये हमारी मशरूम यूनिट अभी आप देख रहे होंगे, ये मशरूम यहाँ से ग्रो हो रहा है। जी, जी, जी। और ये माइसीलियम, देखिए कई बैग से माइसीलियम ग्रो हो रहा है। जी, जी, जी। ओके फ्रेंड्स, सर ने जैसे जानकारी दी, सर ने बताया कि देखो ये मशरूम वाला पार्ट भी आपको सिखाया जाता है। आपके पाठ्यक्रम के एडवांस में आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ताकि कल के दिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं या आप कहीं पर कुछ सीखते हैं, अपना छोटा लघु उद्योग अगर आप करना चाहेंगे, तो उसकी आपको जो है एडवांस तैयारी भी कराते हैं यहाँ पे साथ साथ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
सर आपका कुछ और इसमें? हाँ, इसमें सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे किसान भाई हैं या स्टूडेंट हैं, वो इसको घर में भी कर सकते हैं। अच्छा। एक छोटा सा कमरा है, देखिए कोई इसमें ऐसी एडवांस नहीं चाहिए होती। जी 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 जी। एक घर में आप एक छोटा सा कमरा, डार्क वाला कमरा लेके जी। उसमें भूसा बिका के बैग्स रखने का ऐसा व्यवस्था करके आप कर सकते हैं। कर सकते और आजकल हैं। बहुत से लोग इसमें आगे आ बिल्कुल सर, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने जी। सुना भी है और हम लोग पढ़ते भी हैं कि ये चीज़ें बहुत आजकल एक हाँ उद्योग के तौर पे हाँ लिया जा जी, रहा है और इसमें काफ़ी सारा है। ठीक है सचिन सर, आपने बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर, आपका आपने धन्यवाद। एक्सप्लेन किया सर, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये आपने देखा हमारा एग्रीकल्चर पे रिलेटेड हमारा प्रोग्राम, और अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में। तो आपने देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी, उन्होंने आपसे अपने जो अनुभव हैं वो भी साझा किए। अपनी जो लैब हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी लैबें हैं उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने आपको बताया कि आपका जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसमें आपने सारी लैबों में भी विजिट किया हमारे साथ में, आपने जो पॉली हाउस था उसको भी देखा, उसको भी जाना, किस तरह का आपका जो कल्टीवेशन होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। इवन आपको मशरूम का भी हमने दिखाया कि किस तरह से आप मशरूम को जो है उत्पादन कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तो ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और इसमें कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम है, इस सिलेबस के अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको फिर दोबारा से शूट करना चाहिए, दोबारा इसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं दिल से आप सभी के सुझाव का दिल से आपका स्वागत करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर मेरी वही अंतिम विनती है जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारी वीडियोस को हर घर तक पहुंचाइए, हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो वास्तविक रूप से काउंसिल होना चाहता है, काउंसलिंग लेना चाहता है। तो ये वीडियो उस तक पहुँचाइए, हर छात्र छात्राओं तक वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़िए, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आज बस इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।